तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना है फिजिक्स क्लास 12। मतलब क्लास 12 का हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, देखिए इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। जी हाँ दोस्तों, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग होता है जो हमको पेपर में देखने के लिए मिलता है। तो आइए देखते हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। हम इसका डेरिवेशन करेंगे, निगमन करना है हम लोगों को। देखिए इसमें होता क्या है, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझेंगे। माना एस पी एस डैश, देखिए एस पी एस डैश हमारा उत्तल गोलीय पृष्ठ है। क्या? एस पी एस डैश हमारा उत्तल गोलीय पृष्ठ है। अब देखिए यह जो उत्तल हमारा गोलीय पृष्ठ है, यह दो माध्यम, देखिए माध्यम एक और माध्यम दो, दोनों माध्यम को पृथक करता है। जो एस पी एस डैश उत्तल गोलीय पृष्ठ है, यह माध्यम एक और माध्यम दो को अलग अलग विभाजित करता है। देखिए इसमें जो माध्यम एक है वह माध्यम हमारा विरल माध्यम है, और जो माध्यम दो है यह माध्यम कैसा है? सघन माध्यम है। ठीक, जो विरल माध्यम है, पहला वाला जो माध्यम, इसका अपवर्तनांक n1 है। जो दूसरा माध्यम है इसका अपवर्तनांक n2 है। चलिए आगे देखते हैं। हमने ये माना कि जो हमारा उत्तल गोलीय पृष्ठ है इसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। ध्रुव P, वक्रता केंद्र C। माना मुख्य अक्ष पर एक वस्तु बिंदु O है। इस गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु बिंदु O है, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण, OA है। देखिए O और A, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण O और A मतलब कि OA है। यह आपतित किरण दर्पण से अपवर्तित हो जाती है और अपवर्तन के पश्चात हमारा अभिलंब CAN की ओर झुक जाती है। जो OA आपतित किरण है, अपवर्तन के पश्चात CAN की ओर झुक जाती है और अपवर्तित किरण हमारा क्या हो जाता है? AM हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसी बिंदु वस्तु O से एक अन्य किरण भी चल रही है। कौन किरण है? OP। एक अन्य किरण OP जो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है, अब देखिए यहां से हम समझेंगे, ये तो आपतित किरण हो गया और ये अपवर्तन के पश्चात AM हो गया। फिर आपतित किरण OP जो सीधे निकल जा रही है। अब यहां से हम ये समझेंगे कि अब जो हमारा अपवर्तित किरण AM है, इस AM किरण को और जो हमारा PC, जो अपवर्तन के पश्चात ये भी तो किरण है ना, PC, AM और PC को पीछे बढ़ाने पर, देखिए AM को भी पीछे बढ़ाने पर और PC को भी पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें बिंदु I पर मिलती हैं। मतलब कि बिंदु I पर ये काटती हैं। AM और PC दोनों एक दूसरे को बिंदु I पर काटती है। इस प्रकार बिंदु I पे जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक, जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको समझना है कि अब हम यहाँ से ये भी देखेंगे कि हमारा आपतन कोण, ठीक, आपतन कोण क्या है? आपतन कोण OAN, ध्यान दीजिए, आपतन कोण OAN और OAN का मान कितना है? I। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ से चित्रानुसार ध्यान दीजिए, चित्रानुसार हमारा आपतन कोण OAN और OAN का मान कितना है? I। इसी प्रकार देखेंगे कि हमारा अपवर्तन कोण IAN और IAN का मान कितना है? हमारा 8 है। तो लिखेंगे चित्रानुसार आपतन कोण OAN
कोण OAN बराबर आई तथा अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण क्या है? कोण IAN, कोण IAN। IAN का मान कितना है? IAN का मान हमारा R है। ठीक, ये R हो गया। अब हम कहेंगे यहाँ से कि हमारा जो वस्तु की दूरी है, ध्रुव P से वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी U है, ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी V, और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? R। लिख लेंगे यहाँ पे कि ध्रुव P से वस्तु की दूरी ध्रुव P से वस्तु की दूरी OP बराबर लिखेंगे कितना? U ना, माइनस U लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, चिन्ह के अनुसार हम लिखेंगे, क्योंकि सामने की दूरी माइनस होती है और है ना पीछे की दूरी प्लस होती है, तो इधर की दूरी माइनस होती है और इधर की दूरी क्या होती है? प्लस। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस। फिर लिखेंगे ध्रुव P से वस्तु की दूरी, लिखेंगे यहाँ पे ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब कि IP बराबर हमारा हो जाएगा कितना? V ना, माइनस V। ठीक, इसी प्रकार कहेंगे कि वक्रता त्रिज्या हमारा क्या है? PC या CP, वक्रता त्रिज्या CP बराबर क्या हो जाएगा? CP बराबर R हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज OAC, क्या है हमारा त्रिभुज? OAC। अब हम त्रिभुज OAC में आते हैं। देखिए त्रिभुज, अब लिखेंगे अब त्रिभुज OAC में, ध्यान दीजिए त्रिभुज OAC में। आप थोड़ा बताइए दोस्तों, आप लोग त्रिभुज पढ़े होंगे, ठीक है? त्रिभुज में क्या होता है? अगर मान लीजिए कि यह एक हमारा त्रिभुज है, क्या है? हमारा त्रिभुज है। आप बताइए त्रिभुज है तो ये हमारा बहिष्कोण कहलाता है। इस त्रिभुज के बाहर का कोण क्या कहलाता है? बहिष्कोण। जो बहिष्कोण होता है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये जो बहिष्कोण होता है इन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारा ये बहिष्कोण I है, बहिष्कोण I, और दो अंतः कोण क्या है? एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, अल्फा है और यहाँ पे गामा। ठीक, तो जो हमारा I का मान है अल्फा और गामा के बराबर होगा। तो लिखेंगे I बराबर अल्फा प्लस गामा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और ये कहाँ से है? तो लिखेंगे चूंकि I बहिष्कोण, I बहिष्कोण। ठीक, आप ध्यान दीजिए इसी प्रकार क्या लिखेंगे? इसी प्रकार हम कहेंगे कि त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा जिस प्रकार से OAC में हम आए हैं इसमें, उसी प्रकार IAC में आप ध्यान दीजिए IAC ऐसे त्रिभुज बन रहा है ना। फिर इसमें भी हम देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसमें भी हम देखते हैं कि उसी प्रकार से यहाँ पे I है, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि IAC ये हमारा बहिष्कोण R बन रहा है ना, अपवर्तन कोण, यहाँ पे R हो जाएगा। ये हमारा बीटा है और ये हमारा गामा है। तो जो R का मान होगा बीटा प्लस गामा के योग के बराबर होगा। लिखेंगे कि R बराबर बीटा
प्लस गामा। ठीक है, समीकरण नंबर 2। ठीक, ये भी लिखेंगे कि आर कहाँ से, आर बहिष्कोण से ना, लिखेंगे चूंकि आर बहिष्कोण से। ठीक है, आर बहिष्कोण से। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमारा समीकरण नंबर 1 भी हो गया और समीकरण नंबर 2 भी हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 पता हो गया। स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियम पता है ना आपको, स्नेल के नियमानुसार आप देखेंगे स्नेल क्या, स्नेल साहब ने क्या बताया था भाई, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार स्नेल भाई साहब ने क्या बताए थे कि साइन आई बटा में साइन आर बराबर नियतांक n होता है ना, अर्थात n2 बटा में n1। ठीक है, n2 बटा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो बिंदु A है वो बिंदु P के एकदम करीब होता है, बहुत नजदीक। समझ लीजिए कि एकदम बिंदु A बिंदु P ही पर ही होता है, लगभग में मानकर चलेंगे कि बिंदु A पर ही, सॉरी बिंदु P पर ही है। तो लिखेंगे यहाँ से बिंदु A बिंदु P के समीपस्थ होता है। ठीक है, बिंदु A बिंदु P के समीपस्थ होता है। अब ध्यान दीजिए, बिंदु A बिंदु P के समीपस्थ होता है, अतः हम कह सकते हैं अतः I तथा R के मान भी छोटे होंगे। क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, जो हमारा बिंदु A है बिंदु P के समीपस्थ है, अतः जो I और R के मान भी क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से फिर देखते हैं, इसलिए ठीक, यहाँ से साइन और साइन का मान क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, अर्थात ये बनेगा I बटा R बराबर n2 बटा में n1। अब ध्यान दीजिए, अब हम इसका मल्टीपल कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कीजिए n1 इंटू आई होगा ना, n1 इंटू आई बराबर ये होगा इसका इसमें मल्टीपल n2 इंटू आर। ये हमारा बनेगा समीकरण नंबर 3। देखिए, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 3। आप थोड़ा बताइए दोस्तों कि हमको तो I का मान पता है ना, R का भी मान पता है ना, तो क्या हम इसमें I और R का मान रख सकते हैं? तो ये I की जगह पे इतना लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा, ठीक, और R की जगह पे बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं ना। चलिए रखिए, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए। ये हमारा n1। अब बताइए I का मान कितना है, I का मान कितना है, अल्फा प्लस गामा, ठीक, बराबर n2। अब फिर R का मान कितना है, बीटा प्लस गामा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। देखिए बीटा प्लस गामा, ठीक। अब हम इसको तोड़ देते हैं, क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। चलिए तोड़िए, तो ये हमारा हो जाएगा n1 इंटू अल्फा प्लस n1 इंटू गामा बराबर n2 इंटू बीटा प्लस n2 इंटू गामा। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें भी गामा है, तो गामा वाले को हम एक साइड लेंगे ना, तो गामा वाले को एक साइड,
अर्थात हमारा हो जाएगा, इसको हम इधर लेकर के आएंगे, इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एन टू बीटा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, फिर ये है प्लस एन वन एन टू अल्फा, इसको इधर हमने किया और इसको यहाँ पे लिख दिया, फिर बराबर। अब हम इसको उस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो बचेगा ये हमारा एन टू गामा माइनस एन वन गामा। देखिए इधर गया तो माइनस हो गया है। अब इन दोनों में घनिष्ठ क्या है माइनस एन टू बीटा एन वन अल्फा बराबर, इसमें से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है बताइए, गामा ना, तो ये होगा एन टू माइनस एन वन। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए दोस्तों, तो ये हमारा हो गया माइनस एन टू बीटा प्लस एन वन अल्फा बराबर, ये इसमें से गामा कॉमन कर दिए तो एन टू माइनस एन वन। समीकरण नंबर ये क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए, 3 तो हो गया समीकरण नंबर हमारा, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब बताइए समीकरण नंबर कितना हो गया, 4 हो गया ना। आप थोड़ा समझिए, समीकरण नंबर 4 हो गया है। अब हम यहाँ से ये कहेंगे कि जो गोलीय पृष्ठ, चूंकि गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, क्या है, गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, अतः अल्फा बीटा और गामा का भी मान छोटा होगा। लिखेंगे चूंकि गोलीय पृष्ठ, गोलीय जो गोलीय पृष्ठ है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं, गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है, अतः अल्फा बीटा व गामा का मान भी छोटे होंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं, अल्फा बीटा और गामा का भी मान छोटे होंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब हम आते हैं, जब इस गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है तो अल्फा बीटा का भी मान क्या होगा, अल्फा बीटा गामा का भी मान छोटा होगा। अब ध्यान दीजिए, चूंकि जो बिंदु ए बिंदु जे के क्या है बहुत करीब है, मतलब कि बिंदु ए बिंदु जे पर ही है, तो हमने बताया था कि बिंदु ए पी के करीब है ना, और ए जे के करीब है, तो ये बताइए कि जे वाला भी पी पे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। अगर यह वाला इसके बराबर है तो ये वाला बिंदु ए बिंदु पी पर हो, अब फिर मैं कह रहा हूँ कि बिंदु ए बिंदु जे पर है तो जे वाला बिंदु भी पी पर ही होगा ना। तो हम लिखेंगे कि जो बिंदु ए, यदि बिंदु ए बिंदु जे के करीब हो, मैंने बिंदु जे पर ही है, लिखेंगे यदि बिंदु ए बिंदु जे पर हो। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इतना हो गया तो जे भी बिंदु पी पर ही होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि देखते हैं कि हमारा त्रिभुज बन रहा है, 3 त्रिभुज बन रहा है। ध्यान दीजिए, एक तो त्रिभुज ए ओ जे बन रहा है ना, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है अल्फा के लिए, ये बन रहा है, फिर एक और त्रिभुज बीटा के लिए क्या बन रहा है, और फिर यहाँ से लेकर के ऐसे बन रहा है, ठीक ऐसे बन रहा है बीटा के लिए, फिर एक गामा के लिए बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो 3 त्रिभुज हम देख रहे हैं यहाँ पे, और तीनों त्रिभुज में अल्फा बीटा और गामा का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो जगह की तो कमी हो गई, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं त्रिभुज ओ ए जे में। लिखेंगे त्रिभुज ओ ए जे में, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ओ ए जे में हम लेंगे, अगर यह त्रिभुज बन रहा है, देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे तो बन रहा है ना त्रिभुज, ये हमारा अल्फा हो गया। अगर इस कोण को हम लेंगे तो इस कोण के सामने ये लंब होता है और ये आधार होता है ना, होता है कि नहीं होता है, तो लेंगे हम यहाँ से टेन अल्फा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 10 अल्फा लेंगे तो 10 अल्फा हम बताए हैं ना कि गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, अतः अल्फा बीटा और गामा का भी मान छोटा होगा, तो हम 10 अल्फा को केवल हम अल्फा भी लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताइए, तो 10 बराबर लंब हमारा क्या है ए जे बटा में आधार क्या है हमारा ओ जे,
ओजे। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जो एजे है वह एपी के भी तो बराबर होगा ना, एपी के भी बराबर होगा। एपी बटा में यह हमारा जो ओजे है ओपी के बराबर होगा, ओपी। अब हम क्या कहेंगे कि जो हमारे ये वाला मान दिया हुआ है कितना है, एच, अब बटा में जो ओपी का मान कितना है वो माइनस यू है कि नहीं। देखिए जो एजे या एपी का मान हमारा एच है और जो ओपी है और या ओजे है इसका मान क्या है, माइनस यू। यहाँ पे लिखे हुए हैं ना माइनस यू, ये तो लिखे हुए हैं हम। अब हम इसको समीकरण नंबर, कौन सा समीकरण माने, 4 के बाद 5, समीकरण नंबर 5, ठीक है, समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार है ना त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज आई ए जे, त्रिभुज आई ए जे में, ठीक, तो लेंगे 10 बीटा, 10 बीटा बराबर लेंगे, तो अब हम लेंगे वैसे ही 10 बीटा बराबर बीटा बराबर ए जे बटा में आई जे, पूरा ना यहाँ से यहाँ तक आई जे बराबर ए जे को हम ए पी भी लिख सकते हैं, ए पी बटा में आई जे को आई पी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इस बिंदु के करीब है, तो हम आई पी भी लिखेंगे बराबर। अब बताइए हम ए जे को या ए पी को लिखेंगे एच बटा में ये दूरी आई से पी के बीच की दूरी कितनी है, माइनस भी ना, तो लिखेंगे माइनस भी। ये हमारा समीकरण नंबर 6 हो गया, ठीक है, समीकरण नंबर 6 हो गया। आप ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार ध्यान दीजिए, इसी प्रकार हमारा त्रिभुज ए सी जे, चाहे सी ए जे, एक त्रिभुज सी ए जे बन रहा है। इसी प्रकार त्रिभुज सी ए जे में, सी ए जे में, ध्यान से समझिएगा, सी ए जे में अब क्या है, यहां से लेंगे 10 गामा बराबर केवल गामा, और ये हमारा हो जाएगा 3 गामा बराबर केवल गामा। अब फिर लिखेंगे ए जे बटा में सी जे, ठीक। अब बताइए जो ए जे है एपी के करीब है और जो सी जे है सीपी के करीब है, ठीक। अब बताइए हम ए जे को लिख सकते हैं एच और सीपी को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सीपी है, सीपी को क्या लिख सकते हैं, आर, क्या लिख सकते हैं, आर। समीकरण नंबर 7 हो गया। अब देखिए हमको अल्फा का भी मान निकल गया एच बटा में माइनस यू, फिर बीटा का भी मान निकल गया एच बटा में माइनस भी, और गामा का भी मान निकल गया एच बटे आर। अब थोड़ा दोस्तों बताइए, हमारा समीकरण नंबर 4 यही है ना, तो इसमें हमको अल्फा, बीटा और गामा तीनों को मान तो पता हो गया। अब हम समीकरण 5, 6, 7 का मान समीकरण 4 में रखेंगे, इसी में रखेंगे ना, चलिए रखते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें है ना अटेगा नहीं, ठीक। तो आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, समीकरण 5, 6 और 7 का मान समीकरण 4 में रखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ से समीकरण 5, 6 व 7 का मान समीकरण 4 में, समीकरण 4 में रखने पर, देखिए समीकरण 5, 6, 7 का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलिए रखिए क्या है, माइनस n2, ठीक। उसके बाद बीटा ना, बीटा का मान कितना है, देखिए बीटा का मान कितना है, बीटा का मान h अपान माइनस भी, h अपान माइनस भी, यहाँ पे रखें h अपान माइनस भी, फिर क्या हो गया प्लस, फिर प्लस है ना, फिर n1 लिखेंगे, फिर अल्फा ना। अब देखिए हमारा अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान h अपान माइनस यू, ये हो जाएगा h अपान माइनस यू, ठीक। फिर बराबर है ना, देखिए बराबर गामा
गामा का मान कितना है, यहाँ से देखिए गामा का मान कितना है, एच अपान आर, तो बराबर एच अपान आर। फिर ब्रैकेट में क्या है, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1। एक बार और समझते हैं, देखिए माइनस N2 तो N2 हो गया, बीटा का मान H अपान माइनस भी, बीटा का मान H अपान माइनस भी, फिर प्लस है तो प्लस, N1 है तो N1, फिर उसके बाद अल्फा ना, अल्फा का मान कितना है, यहाँ से अल्फा का मान H अपान माइनस यू, H अपान माइनस यू बराबर, फिर गामा का मान H बटा में R है कि नहीं, H बटे R है, H बटा R हो गया, फिर N2 माइनस N1। अब ध्यान दीजिए कि अब हम यहाँ से करेंगे, गुणा करेंगे तो N2H, देखिए माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो N2 इंटू H बटा में भी, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, N1 इंटू H बटा में U बराबर, ये हो जाएगा H बटे R N2 माइनस N1। अब बताइए दोस्तों, इसमें हमारा क्या ओवनिष्ट है, कामन क्या है, H कामन है ना, H कामन करेंगे, क्योंकि इस साइड H है तो उसको हटाना है, तो हम H को कामन कर देंगे तो क्या बचेगा, H जैसे ही कामन करेंगे तो N2 बटा भी माइनस N1 बटा में U बराबर H बटा R N2 माइनस N1। अब बताइए H से H कैंसिल हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा N2 माइनस N1 है ना, ये N2 बटा में भी माइनस N1 बटा U बराबर क्या बचेगा इधर, N2 माइनस N1 पूरे का बटा में R। ये हमारा फॉर्मूला निकल करके आया, ठीक है। बोलिए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना, कि N2 बटा में भी माइनस N1 बटा में U बराबर N2 माइनस N1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा सूत्र का नियमन हो गया। यदि देखेंगे, यदि सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष, यदि सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n हो, तो आप ध्यान दीजिए, यदि सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n हो तो हम लिखेंगे n बराबर n2 बटा में n1। n को क्या लिखेंगे, n2 बटा में n1। अब हम यहाँ से n2 का मान निकालेंगे, तो n2 का मान यहाँ से निकालेंगे तो n इंटू n1 हो जाएगा ना, यहाँ से n2 का मान निकालेंगे तो n इंटू n1 हो जाएगा। देखिए गुणा कर देंगे इसमें ना, n2 का मान निकालेंगे तो n इंटू n1। तब उपरोक्त समीकरण से, उपरोक्त समीकरण ये ना हमारा, n2 की जगह पे क्या लिखेंगे, n इंटू n1 बटा में भी माइनस n1 बटा में u बराबर n2 की जगह पे n इंटू n1 पूरे, n2 की जगह पे n इंटू n1 माइनस n1 पूरे का बटा में r। बताइए समझ में आया ना। देखिए n2 की जगह पे हमने लिखा n इंटू n1 यहाँ से बटा में भी माइनस n1 को लिखे हैं, n1 काट दिए बटा में u बराबर n2 को पुनः लिखे हैं n इंटू n1 माइनस n1 पूरे का बटा में r। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हम इधर लिख रहे हैं, निकाल रहे हैं। यहाँ से फिर हम देखेंगे कि फिर इसमें n1 कॉमन है ना, n1 हम उभयनिष्ठ लेंगे इधर, तो हमारा हो जाएगा n1 जब हम उभयनिष्ठ लेंगे तो बचेगा n1 जब निकल गया तो n बटा भी होगा, n बटा भी माइनस n1 निकल गया तो 1 बटा u,
1 बटा में यू, ठीक, ये बचेगा हमारा 1 बटा में यू। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, बराबर, ठीक, इधर से भी हमारा n1 निकलेगा, तो n1 जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, n1 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, n इंटू 1 बचेगा ना यहाँ पे, n इंटू, इसमें से n1 निकल जाएगा तो बचेगा यहाँ पे n बचा, फिर माइनस यहाँ से n1 निकल गया तो हमारा बचेगा 1, अब पूरे के बटा में r, पूरे के बटा r। अब बताइए n1 से n1 कैंसिल हो गया तो बचेगा n बटा v माइनस 1 बटा u बराबर n माइनस 1, अब पूरे के बटा r। इस प्रकार से ये हमारा गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र का निगमन हो गया। बोलिए दोस्तों, समझ में आया? अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब से हम आप लोगों को पेपर में आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ठीक, ताकि जो नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुँचे, ठीक। थैंक यू।